नमस्कार, राज्यों की जंग में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। आज हम बात कर रहे हैं हरियाणा की जंग की, जिसके लिए चुनाव प्रचार अब अंतिम चरण में पहुंच गया है। बीजेपी कांग्रेस दोनों अपनी ओर से पूरा जोर लगा रहे हैं। क्या है बीजेपी की रणनीति, क्या है बीजेपी की उम्मीदें, क्या बीजेपी हैट्रिक लगा पाएगी, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज एक बेहद खास मेहमान मौजूद हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी साहब। स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। 8 तारीख को जब परिणाम आएगा तब मैं आपसे फिर से बात करूंगा, तब भी मैं क्या आपको मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करके पुकारूंगा? बिल्कुल, क्यों नहीं, क्योंकि ये पार्लियामेंट्री बोर्ड का हमारा अधिकार है। मुख्यमंत्री बनना, कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, परंतु मैं एक बात आपको कहता हूँ कि हरियाणा की जनता ने ये तय कर दिया है कि 8 तारीख के बाद भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार सरकार आ रही है और मोदी जी के नेतृत्व के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलेगी। तीव्र गति से विकास करेंगे, क्योंकि कांग्रेस का जो एजेंडा है, जो उनका एजेंडा सामने आया है, उन्होंने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया, घोषणा पत्र नहीं है, नेशनल कांग्रेस झूठ पत्र है। वो उन्होंने झूठ पत्र जारी किया। वो आज नहीं जारी किया, वो 2 साल पहले हिमाचल में किया, कर्नाटक में किया, तेलंगाना में किया, और वहाँ पर जो सजावाग लोगों को दिखाए, एक भी सजावाग को पूरा नहीं किया, खाली वोट बटोर लिया। और अब वो सेम का सेम हरियाणा में लेकर के आए। हरियाणा की जनता हमारी समझदार है, उनकी बात में आने वाली नहीं है, क्योंकि उसकी बानगी भी सामने आई है। जैसे ही घोषणा पत्र उनका जारी हुआ, उनके एक प्रत्याशी जो एनआईटी से चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने ये कहा खुले मंच के ऊपर कि हुड्डा साहब ने 2 लाख नौकरियों की बात कही है, मेरे हिस्से में 2000 आती हैं। एक दूसरा गन्नौर से उनका प्रत्याशी जो चुनाव लड़ रहा है, उसने कहा जितनी मेरे हिस्से में आएंगी उतना हम नौकरी देंगे। 2014 से पहले भी यही चलता था, पर्ची से नौकरी मिलती थी, खर्ची से मिलती थी, गरीब परिवार तक तो नौकरी पहुंचती नहीं थी, कोई और ही लिस्ट से नौकरी लग जाते थे। आज युवाओं को उसी दलदल में, भ्रष्टाचार की दलदल में कांग्रेस फिर घेरना चाहती है। और आज हरियाणा का युवा इस बात को पूर्ण रूप से समझ चुका है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर हम सुरक्षित नहीं हैं। कांग्रेस को बाहर का रास्ता 8 तारीख को हमारे हरियाणा का युवा दिखाएगा। जिस प्रकार का प्रताड़ना, जिस प्रकार का उनके साथ अत्याचार, जिस प्रकार का उनसे धोखा कांग्रेस पार्टी कर रही है, तो उनको लाइक हरियाणा का युवा नहीं करता, उनको बाहर का रास्ता दिखाएंगे। और हमने जो पीछे भी बिना पर्ची, बिना खर्ची के युवाओं को रोजगार दिया, आगे भी हमारा कमिटमेंट ये है कि हम इस नौकरियों को हरियाणा के युवाओं को बिना पर्ची, बिना खर्ची के देने का काम करेंगे। एक गरीब परिवार के बेटे को भी अवसर उसके अंदर मिलता है। जब गरीब का बेटा लगता है तो उसके मन को एक बड़ा संतोष होता है, एक दीपक जगाने का काम घर में होता है। और कांग्रेस तो भ्रष्टाचार की जननी है, भ्रष्टाचार को बढ़ाने वाली है। कांग्रेस की लहर नहीं है, पूर्ण रूप से खत्म हो चुकी है। दुर्भाग्यपूर्ण है अखिलेश जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, इनके एक प्रत्याशी असंध से चुनाव लड़ रहे हैं, जहाँ आज राहुल गांधी की रैली थी। हाँ, उन्होंने आज शुरू किया वहाँ से। दुर्भाग्यपूर्ण है ये। वहाँ के जो प्रत्याशी हैं वो ये बात बोलते हैं कि आप बगैर घपलों के तो सरकार चलती नहीं, घपले तो करने पड़ते हैं। फिर उसने कहा कि हमारी सरकार आ रही है, मंच के ऊपर कही ये बातें, हमारी सरकार आ रही है, पहले तो मैं अपना घर भरूंगा, फिर मेरे जो नज़दीक के लोग हैं उनका भरूंगा। जनता कहाँ गई? और दुर्भाग्यपूर्ण है, राहुल गांधी ने अपना चुनाव प्रचार का शुभारंभ वहीं से किया है। क्या राहुल गांधी कोई रोड मैप लेकर के आया है कि हरियाणा को भ्रष्टाचार के अंदर फंसाना है या हरियाणा को फिर लूटना है? क्या वो अपने जीजा को साथ नहीं लेकर के आया? उसको भी हरियाणा के लोगों को दिखा देता भाई ये भी है। अब जब सरकार कांग्रेस की अगर दुर्भाग्यपूर्ण होती है तो उनका दामाद भी यहाँ पर आएगा। ये हरियाणा को फिर उसी दिशा के अंदर ले जाने का काम कर रहे हैं। तो कई सारे मुद्दे जो आपने एक एक करके गिनाए, रोजगार की बात की है आपने, भ्रष्टाचार की बात यहाँ पर की है। आप बहुत अनुभवी राजनेता हैं सैनी साहब, आपने बहुत राजनीति देखी है, उतार चढ़ाव देखे हैं, बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड भी आपने देखा है। अमूमन ये कहा जाता है कि जब आप 10 साल तक सत्ता में एक बार लगातार रह लें तो तीसरी बार सत्ता में फिर से आना, हैट्रिक लगाना
मुश्किल होता है, क्योंकि एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होता है। कोई एंटी आपको क्या लगता है कि आपके फेवर में क्या काम कर रहा है जो आप दावा कर रहे हैं कि आप 8 तारीख को फिर से सरकार में? अखिलेश जी, एक काम नहीं है, हमारी एक बड़ी लंबी लिस्ट है जो हमने काम किए हैं, और उसी के दम के ऊपर लोग ये बात कह रहे हैं कि कांग्रेस में हम सुरक्षित नहीं हैं, हम तो भारतीय जनता पार्टी में ही सुरक्षित हैं। हमने क्षेत्रवाद को ख़त्म किया, परिवारवाद को ख़त्म किया, भेदभाव जो हरियाणा के साथ होता था उसको ख़त्म किया, हमने लोगों को ट्रांसपेरेंसी शासन दिया और हरियाणा का एक तीव्र गति से विकास किया। आज अगर हम 10 वर्षों के अंदर देखें, हमने 10 वर्षों के अंदर हर जिला को 4 लेनिंग से जोड़ने का काम किया। आज अगर हम 10 वर्षों के अंदर देखें, 15 जिलों के अंदर मेडिकल कॉलेज फंक्शनल हैं, 8 अक्टूबर के बाद 7 जिलों में भी फंक्शनल हो जाएंगे। हमने अंतिम टेल तक पानी पहुंचाया। हमने एक बात और कही है कि हरियाणा पहला ऐसा राज्य है देश के अंदर जो अपने किसान की 24 फसलें एमएसपी के ऊपर खरीदता है। हमने हरियाणा के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर हमारे कर्मचारी थे, HKRN पे थे, पार्ट 1 के थे, पार्ट 2 के थे, ऐसे सब कर्मचारियों को भी हमने सुरक्षित करने का काम पिछले दिनों किया है। हमारी सोच है कि हर वर्ग को लाभ पहुंचाए। महिलाओं के लिए हमने काम किया है, हमने गरीब के लिए काम किया है। अभी हमने अपने संकल्प पत्र में कहा है कि आने वाले समय के अंदर हम गरीब लोगों के लिए 5 लाख मकान बना करके ग्रामीण शहरी क्षेत्र के अंदर देने का काम करेंगे। यह हमारा संकल्प है और उसके तहत हम मजबूती से, तीव्र गति से काम करेंगे। हमने ये भी कहा है आने वाले समय के अंदर 2 लाख नौकरियाँ हरियाणा के अंदर युवाओं को बिना पर्ची, बिना खर्ची के देंगे। अगर मैं नौकरियों की बात कर रहा हूँ अखिलेश जी, कांग्रेस ने, मैंने जब जिम्मेवारी 12 मार्च को ली, उसके बाद मैंने एक बात कही थी कि मैं हरियाणा के 50,000 युवाओं को रोजगार दूंगा। लगभग 56 दिन का मुझे कार्यकाल मिला। 56 दिन के अंदर मैंने 15,000 के लगभग युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर दिया और उसके एक हफ्ते के बाद, 15 दिन के बाद लगभग 25,000 और तैयार हो गए थे। कांग्रेस हाई कोर्ट चली गई, इनका भर्ती रोको गए। ये युवाओं के हितैषी बनते हैं। कांग्रेस जयराम रमेश जो इनका सांसद है और हुड्डा साहब का बड़ा नज़दीक है, हुड्डा के इशारे के ऊपर ये भर्ती रोको गैंग काम करता है। चीफ इलेक्शन कमीशन पे चले गए। चीफ इलेक्शन कमीशन को इन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार रिजल्ट निकाल रही है युवाओं के। चीफ इलेक्शन कमीशन ने संज्ञान लेते हुए लेटर जारी कर दिया, जब तक आचार संहिता है आप रिजल्ट नहीं निकाल सकते। ये कांग्रेस युवाओं के विरोधी है। मैंने प्रेस में कहना पड़ा, मैंने ये कहा कि कोई बात नहीं, अगर कांग्रेस ने इसको रोक दिया 8 तारीख तक, 8 के बाद 25,000 युवाओं को पहले ज्वाइनिंग लेटर दूंगा, उसके बाद मैं शपथ लूँगा। मुझे ये कहना पड़ा। हमारी सरकार कितना सिंसियर तरीके से युवाओं के बारे में सोचती है, उनके बारे में किस तरीके से आगे बढ़ाने का काम करती है। कांग्रेस तो उसमें भी ये सोचती है कि इसके अंदर से भी हम पर्ची खर्ची से नौकरी देंगे, इसको रोक लेंगे। ये इस प्रकार की मंशा कांग्रेस की है, परंतु भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक बड़ा विश्वास आज हरियाणा प्रदेश का है और हरियाणा प्रदेश के अंदर लोगों ने ये बात उनके मुख से अब आ रही है कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और हम कोई दिक्कत भी नहीं आने देंगे। अखिलेश जी, मैं आपको चैनल के माध्यम से हरियाणा के लोगों को इस बात से आश्वस्त करना चाहता हूँ, किसी प्रकार की किसी भी व्यक्ति को कोई समस्या, दिक्कत नहीं आने देंगे। किसी को अगर कोई दिक्कत हो, मेरे को आके मिल सकता है, बात कर सकता है। जो बात भूपेंद्र सिंह हुड्डा है वो आपसे इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं। वो ये कहते हैं, जहाँ भी जाते हैं सिर्फ एक ही बात कहते हैं, उनके कई सारे भाषण मैंने सुने, वो सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है, सिर्फ वो यही बात कह रहे हैं। नहीं, हुड्डा के पास यही शब्द है और तो कुछ बोल नहीं सकता। और क्या बोलेगा? वो सड़क के ऊपर जाता है, हरा चश्मा लगा लेता है, कहा जी खड्डे पड़ रहे हैं। अरे जो सड़कें आपके समय के अंदर चंडीगढ़ से नारनौल जाना होता था, 12 घंटे लगते थे, अब 3.5 घंटे के अंदर चंडीगढ़ से नारनौल पहुंच जाते हैं। उसको पता ही नहीं लग रहा अभी अल्पी विकास हुआ है नहीं हुआ। वो कौन सी दुनिया में है? ये दरअसल फ्रस्ट्रेशन में कांग्रेस पार्टी पूरी की पूरी आ गई है। अखिलेश जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, 5 तारीख को वोटिंग होगा। 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, कांग्रेस पार्टी ICU में चली जाएगी और उसका कोई वाली वारस नहीं है। और क्योंकि कांग्रेस ने इतना ज़्यादा प्रताड़ित, इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार, आम व्यक्ति को प्रताड़ित किया कि लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दलितों के ऊपर इनकी सरकार में कितने अत्याचार हुए हैं,
किसानों के ऊपर जितने अत्याचार हुए हैं, महिला के ऊपर अगर अत्याचार होता था FIR दर्ज नहीं होती थी। युवा का विश्वास उठ चुका था कांग्रेस के शासन के अंदर कि नौकरी पढ़ने से नहीं, नौकरी तो किसी विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री के चक्कर काटने से मिलेगी। ये किस प्रकार का मंजर था। ये लोग नहीं चाहते कि देश मजबूती से युवा आगे बढ़े। आज हमने स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मेक इन इंडिया, इंडस्ट्री आ रही है। कितनी इंडस्ट्री आ रही है? स्टार्टअप के माध्यम से हमने युवाओं को आगे बढ़ाया है। किस प्रकार के अलग अलग तरह के हमने युवाओं को एक प्लेटफॉर्म दिया है कि वो आगे बढ़ सके, और हमारा युवा आगे बढ़ रहा है। आज हमारी सरकार लगातार युवाओं को भी आगे बढ़ाने का काम कर रही है, महिलाओं को भी सशक्त करने का काम कर रही है, गरीब को भी मजबूत करने का काम कर रही है, और किसान को सशक्त करने का काम हमारी सरकार कर रही है। आपने जो अपना अभी एक तक का ट्रैक रिकॉर्ड बताया बतौर मुख्यमंत्री, क्या आपके मन में कहीं ये कसक है कि आपको समय कम मिला? जैसे आपने कहा कि बीच में ही तो आचार संहिता आ गई, उससे पहले जो है चुनाव आयोग को शिकायत कर दी गई कांग्रेस की ओर से। अगर आपको ज़्यादा समय मिला होता, या फिर जो बीजेपी ने परिवर्तन यहाँ पर नेतृत्व का किया, मनोहर खट्टर जी की जगह फिर आपको लेकर के आए, क्या ये अपने आप में कन्फेशन था कि शायद उनके रहते हुए सरकार नहीं आ सकती? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है अखिलेश जी, ऐसा कोई विषय नहीं है। मनोहर लाल जी ने ऐसे काम हरियाणा प्रदेश के अंदर किए हैं जिसका लंबे समय तक हरियाणा के लोगों को लाभ मिलेगा, क्योंकि उनका बड़ा एक्सपीरियंस है और उन्होंने 10 वर्ष लंबे समय तक हरियाणा को एक सेवा के रूप में काम किया है और अब केंद्र के अंदर काम कर रहे हैं। ऐसा कोई विषय नहीं है। आदरणीय मनोहर लाल जी मजबूती से हम लगे हुए हैं और तीसरी बार कमल का फूल खिल रहा है, इसके अंदर कोई कसक नहीं है समय का मिला। परंतु जितना समय मिला हमने उसके अंदर 56 दिन का हमें कार्यकाल मिला। 56 दिन में हरियाणा हित के अंदर 126 मजबूत फैसले हमने लिए। अभी और फैसले लेने थे, क्योंकि मैंने 100 दिन का अपना एजेंडा तैयार किया हुआ था कि हर रोज़ मैंने कुछ ना कुछ एक बड़ा काम करना है। 44 दिन मेरे शेष रह गए थे। 44 दिन के तो काम रुके ही हैं, परंतु हमने वो एजेंडा पूरा तैयार किया हुआ है। 8 अक्टूबर के बाद उसको तुरंत धरातल पर उतारने का काम हमारी सरकार करेगी। जी। और अब अगर हम कांग्रेस की बात करें तो जैसे आज सभा हुई जिसका आपने जिक्र किया, तो राहुल गांधी थे, एक तरफ शैलजा जी थी, एक तरफ हुड्डा जी थे। इससे पहले आप जानते हैं कि शैलजा जी के बारे में बताया गया कि वो नाराज़ थी, इसलिए चुनाव प्रचार में हिस्सा नहीं ले रही थी, क्योंकि वो मुख्यमंत्री पद की दावेदार के तौर पर पेश होना चाहती हैं। आपने दलितों का मुद्दा भी बनाया। आपको क्या लगता है कि ये जो शैलजा जी की नाराज़गी है, ये हरियाणा में एक बड़ा मुद्दा बन सकता है? और क्या यही कारण था कि खट्टर जी की ओर से कहा गया कि अगर वो चाहें तो बीजेपी में आ जाए? क्या ये एक रणनीति के तौर पर किया गया? रणनीति के तौर के ऊपर ही है। उसको तो बैठाया गया, मुंह के ऊपर थप्पड़ मार दिया, फिर उसको कह दिया गलती होगी जी। ये क्या तरीका है? अरे कांग्रेस दलित विरोधी है। इनका DNA चेक करके आप देखिए। जवाहरलाल नेहरू ने आरक्षण का विरोध किया, आपके सामने है, और कांग्रेस ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को अपमानित करने का काम किया, कभी सम्मान नहीं दिया। कांग्रेस ने बाबू जगजीवन राम को अपमानित करने का काम किया, सम्मानित नहीं किया उसको। और कांग्रेस ने उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे सीताराम केसरी, क्या हालात किया उनका, किस तरीके से उनको प्रताड़ित और उनको उनकी बेइज्जती करके उतारा गया, आपके सामने है। किस प्रकार से उनके साथ किया। और फिर हरियाणा के अंदर आप देख लीजिए, अभी शैलजा का हालात देख लीजिए, क्या जाति सूचक शब्द बोले हैं। ये लोग नहीं चाहते कि अगर कोई दलित कोई अपनी मेहनत से ऊपर उठे, कांग्रेस उसको कुचलने का काम करती है। ये बिल्कुल समझ रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी अगर शैलजा जी को मंच के ऊपर ले आते हैं, वो सांसद है उनकी, आ जाएगी वो। परंतु जो अपमान उसका किया है, क्या राहुल गांधी ने उसके अपमान को धो दिया है? क्या उसको अपमान के जो उसका हुआ है उसका कुछ उसने किया है? क्या हुड्डा जी को उसने बोला है कि आप बाहर जाइए? आप एक दलित का कैसे अपमान कर सकते हैं? खुद राहुल गांधी ही दलितों के विरोधी है। यहाँ तो वो बाबा साहब का उठा करके संविधान बोलता है कि मोदी अगर तीसरी बार आ गया कि संविधान को ख़त्म कर देगा और आरक्षण को ख़त्म कर देगा। अपने आप अमेरिका में जाकर के बोलता है कि अगर हमारी सरकार आती हम आरक्षण को ख़त्म कर देते। ये इनकी जो परंपरागत इनका DNA है, उस सोच को उजागर कर रहे हैं। ये लोग नहीं चाहते गरीब व्यक्ति आगे बढ़े, गरीब व्यक्ति का विकास हो,
ये तो गरीब व्यक्ति को वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करते हैं कि ये गरीब रहे, हमें वोट देता रहे, हमारी जय जयकार करता रहे। ये सोच कांग्रेस की है, इससे आगे की कोई सोच नहीं है। तो जो ऑफर था क्या वो ओपन है शैलजा जी के लिए अब भी कि अगर वो चाहें तो आ सकती हैं बीजेपी में? हालांकि वो इनकार कर चुकी हैं कि वो कांग्रेस में ही रहेंगी, उनके खून में कांग्रेस है। नहीं देखिए, हमने तो उसको कहा नहीं है। हमने तो ये कहा है, वो जब प्रचार के लिए नहीं जा रही थी, हमारे आदरणीय मनोहर लाल जी ने कहा है कि अगर आपको दिक्कत महसूस हो रही है, घुटन महसूस हो रही है कांग्रेस के अंदर, अगर पत्रकारों ने पूछा था मनोहर लाल जी से कि अगर वो आना चाहे, मनोहर लाल जी ने कहा कि स्वागत है हमारे यहाँ, तो कोई भी आ जाए। किरण चौधरी आई है और हमारे अशोक तंवर जी आए हैं, फिर शैलजा में क्या दिक्कत है? शैलजा भी आ सकती है। अगर जिस घर के ऊपर सम्मान नहीं होता फिर उस घर के अंदर जाना उचित नहीं होता। उस घर के अंदर सोच समझ करके कदम रखना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ने, ये शैलजा को भी ध्यान है, मिर्चपुर कांड हुआ, किस प्रकार से दलितों के घरों को जला दिया गया। एक बेटी डॉक्टर बनना चाहती थी, उसके माँ बाप के मेहनत करके पसीना बहा करके उसको पढ़ा रहे थे, उनके अरमानों पे पानी फेर दिया। वो लड़की के साथ किस प्रकार से दुराचार करके उसको मार दिया गया, उस लड़की के अरमान दब गए। किस प्रकार से गोहाना कांड हुआ, किस प्रकार से दौलतपुर कांड हुआ, किस प्रकार से भारना कांड हुआ। कांग्रेस के समय के अंदर हद हुई है, दलितों के ऊपर इतना अत्याचार हुआ, उनकी तो FIR तक नहीं लिखी जाती थी कांग्रेस के समय के अंदर। जानते हैं लोग, लोगों के अंदर गुस्सा नहीं है, लोगों के अंदर एक आग लग रही है कांग्रेस के प्रति, गुस्सा नहीं है उनके प्रति। भी यही सब कुछ हो गया, ये किसी को समझते नहीं है। अरे एक अगर गरीब परिवार है उसका भी सम्मान है, सम्मान करना हमारी जिम्मेवारी है। मेरे पास अगर कोई भी हरियाणा का वासी आता है, किसी को महसूस ही नहीं होता, चाहे कोई कितना बड़ा है कितना छोटा है, ये महसूस नहीं होगा उसको भी मैं मुख्यमंत्री को, मुझे विशेष उसके अंदर मिलना पड़ेगा। नहीं, जो उसकी बात सुन करके उसका पूरा सम्मान हम करते हैं। आपने अपने सरकार का एक काम बताया जो कि बड़ी चर्चा उसकी हो रही है, वो है 24 फसलों को जो कि अधिकतम है MSP देना, इसको लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है। तो ये आपको लगता है कि इस फैसले के बाद किसानों का सपोर्ट आपको मिलेगा? क्योंकि इससे जुड़ा में एक सवाल और भी है किसान आंदोलन को लेकर के। जो आपकी सांसद हैं कंगना रनौत, उन्होंने कहा कि जो 3 कृषि कानून थे जिनको वापस ले लिया गया, उन्हें दोबारा लाना चाहिए। हालांकि बाद में उन्होंने अपने बयान पर सफाई दी और कहा कि नहीं, वो बयान वापस ले रही हैं। आपको लगता है कि इस तरह के बयानों से नुकसान होगा? एक तरफ तो आप 24 फसलों पर MSP देने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपके सांसद ऐसा बोलते हैं कि वापस लाएंगे। नहीं देखिए, वो उसका निजी बयान हो सकता है, उसके अंदर मैंने कुछ कहना नहीं है, ना कुछ करना है। कई लोगों का अपना मत होता है, अपना विचार होता है, वो पार्टी से हम उसको शेयर नहीं करते। पार्टी का ऑथेंटिक विषय अलग होता है, उसका अपना विषय है, वो अपना जवाब दे, वापस ले, क्या करे क्या ना करे वो खुद जाने। उसके अंदर ना तो पार्टी का कुछ है और ना ही हमारा उसके अंदर कुछ है। हमने MSP 24 फसलों पे दिया, हमारे हरियाणा के सभी किसान संगठनों ने उसका स्वागत किया, और स्वागत ही नहीं किया, उन्होंने तो कांग्रेस को भी चताया। कांग्रेस को कहा कि आपकी 3 स्टेटों में सरकार है, आप भी हरियाणा से सबक लेकर के वहाँ पर किसान की 24 फसलों को MSP पर खरीदे। केजरीवाल को भी चताया कि तू इधर उधर घूमता रहता है। हमारे किसान संगठनों ने कहा कि आप पंजाब के अंदर भी किसान की 24 फसलें MSP पर खरीदे, क्यों नहीं खरीदते हैं? आप झूठ का बॉन्डर सारा दिन फैलाते रहते हैं, आप जाकर के खरीदिए, वहाँ कहिए, पहले अपने घर को सुधारिए, फिर आकर के यहाँ पर आइए। हमारा SYL का पानी, उन्होंने कहा कि हमारे किसान को SYL का पानी दे दीजिए। हमारे लिए आदरणीय पंजाब का किसान भी है, हमारे लिए आदरणीय हमारा किसान भी है, हमें SYL के पानी की ज़रूरत है। हमने केजरीवाल साहब से कहा कि आप बड़ी बड़ी हवाई की बातें करते हैं, ये करने की बजाय आप SYL का पानी हमें ला करके दो और वहाँ के किसान की सारी फसलें MSP पर खरीदने का काम करें, हवाई ना करें। ये जो आपके साथी रहते JJP वगैरह, इनके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये तो आपकी B टीम की तरह काम कर रहे हैं, ये आप ही को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं वोट बांट के। नहीं देखिए, कांग्रेस की सोच है, कांग्रेस बोलती है, कोई और नहीं बोलता, और कांग्रेस खुद भ्रष्टाचार की दलदल में धसी हुई है, और आम आदमी पार्टी केजरीवाल उससे ज़्यादा गहरे भ्रष्टाचार की दलदल में फंसा हुआ है, और दोनों के 2 गले मिल गए, एक दूसरे को गाली देते हैं, पानी पी पी करके गाली देते हैं, और दोनों आपस में गले मिल गए। किस कारण से मिले? A टीम कौन है, B टीम कौन है कांग्रेस की? ये तो दिखाई दे रहा है ना, एक जो दिखाई दे रहा है सारा। 2 छोटे छोटे सवाल जाते जाते
कई जगह बीजेपी के रेबल्स चुनाव लड़ रहे हैं, क्या आपको लगता है उनसे आपको नुकसान हो सकता है? नहीं, देखिए, हमने उनको समझाया था, एक हमारा लिमिट थी समझाने की, नहीं समझे तो हमारा उनसे कोई कंसर्न नहीं है और हम मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। हरियाणा प्रदेश के अंदर तीसरी बार बहुत बड़े मार्जिन के साथ ऐतिहासिक सीटें आएंगी। आप देखना 8 तारीख को बहुत सीटें भारतीय जनता पार्टी की आ रही है, ऐतिहासिक जीतों कितनी से सीटें? तीसरी बार सरकार बनाएंगे। नंबर बता दीजिए। 8 तारीख को बताएंगे नंबर। सवेरे पूछ लेना 8 तारीख को जब काउंटिंग होगी, ठीक है। सवेरे बता दूंगा, सुबह सुबह आपको 7 बजे बता दूंगा भी इतनी सीटें आएंगी। और दूसरा एक सवाल ये भी था कि आप तो मुख्यमंत्री हैं ही, लेकिन आपके कुछ पार्टी के दूसरे लोग हैं, कह रहे हैं राव इंद्रजीत सिंह की वो भी सीएम पद के दावेदार हैं, अनिल विजय वो भी कहते हैं वो भी दावेदार हैं। तो इसको लेके क्या कन्फ्यूजन नहीं हो रहा वोटर्स में कि नहीं, CM कोई कौन बने? कन्फ्यूजन नहीं है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, रत्ती भर का भी कन्फ्यूजन नहीं है हमारे वोटर में। हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है, वो नेता हैं वो बोल सकते हैं भी मैं भी दावेदार हूँ, वो भी बोल सकते हैं। दावेदारी करने में कोई आपत्ति नहीं है, कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, यही तो भारतीय जनता पार्टी की खूबी है। पर आपने तो कभी दावेदारी नहीं की थी। नहीं, देखिए, मैंने यही तो कहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। एक गरीब परिवार के बेटे को, एक किसान गरीब परिवार के बेटे को, पिछड़े समाज के बेटे को हरियाणा का मुखिया लगा दिया, ये भारतीय जनता पार्टी में संभव है, दूसरी पार्टी में संभव नहीं है। अगर कोई पिछड़े समाज का कांग्रेस के अंदर ये कहे कि मैं मुख्यमंत्री का दावेदार हूँ, या कोई ऐसी समाज का कहे कि मैं मुख्यमंत्री का दावेदार हूँ, कांग्रेस उसको कुचल देती है। वहाँ परिवारवाद है, वहाँ पर व्यक्तिवाद नहीं है, परिवारवाद है। बहुत बहुत धन्यवाद सैनी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। थैंक यू। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, उनका भरोसा है, आत्मविश्वास है कि 8 तारीख को हरियाणा की जनता जब जनादेश देगी तो उनके साथ होगा और एक बार फिर से बीजेपी की सरकार यहाँ पर बनेगी। राज्यों की जगह में इतना ही। नमस्कार।